ये लास्ट क्लास में हमने ईएम वेव के प्रॉब्लम किए थे ना। आज एक टॉपिक उसका बच्चा वो स्टडी कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिख लो टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को समझते हैं। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या वायर है, इस वायर में से क्या करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है। ये जो प्लेट है, यहाँ तो हम जनरल प्लेट क्या मानते हैं, कैसे वो रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर हो, अलग शेप भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर है, हम वो मान के चलेंगे सर्कुलर प्लेट है। फर्क नहीं पड़ता है, पर वो बेहतर है ऑप्शन, ठीक है, सर्कुलर प्लेट। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट है ये, उससे समझते हैं, बाद में टॉपिक समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है, वायर है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, ये नीडल है, ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी क्या? मैग्नेटिक कंपास में नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है? आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो तो मतलब मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इधर डिफ्लेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस वायर के नजदीक रखूँ, बोलो क्यों मिलेगा? यहाँ पे नीडल डिफ्लेक्ट होगी, क्यों मिलेगा? ये वायर, हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ा था, वायर में से करंट पास होता है, आसपास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे रखूँ तो भी होगा, इधर भी करंट है, यहाँ पे रखूँ तो, यहाँ पे मैं कंपास रखूँ तो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? करंट पास होता है यहाँ पे, इधर वायर में पास हो रहा है, इधर पास होता है क्या करंट? होता है। हमने कैपेसिटर पूरा चैप्टर पढ़ लिया, शायद इसको उसके जाता है क्या? क्या होता है इधर? इधर कोई करंट नहीं होता है, इधर जो भी है एक ही चीज होती है, इधर बीच में क्या होती है, इधर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, कोई करंट नहीं होता है। इधर डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? डिफ्लेक्शन कब मिलता है? जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिला, क्यों? क्योंकि करंट है, करंट को वायर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे क्यों मिलेगा? इधर करंट ही नहीं है। तो यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे क्या है, वो जो डिफ्लेक्शन है नीडल का, वो क्या नहीं मिलना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट से पता चला यहाँ पे कंपास रखोगे ना तो मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। एक्सपेरिमेंट हमने एकदम ढंग से किया, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्लेक्शन मिला, इसका मतलब पक्का यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, पक्का होगी मैग्नेटिक फील्ड। पर कहाँ से आई? हमने इधर करंट भी नहीं है, वो मैग्नेट भी यहाँ कहीं पे रखा नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं से तो आई होगी। ये ऐसे डेवलप हुआ है साइंस कि सब पहले ऐसा सोचते थे कि भाई हाँ चलो एम्पियर्स लॉ वो सब लगाते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? तो मैक्सवेल करके जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। उसके बाद में आगे और क्या बोला, मान लो इधर करंट फ्लो हो रहा है, पर कौन सा फ्लो हो रहा है, इमेजिनरी, रियल में फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उस करंट को क्या नाम दिए, डिस्प्लेसमेंट। जैसा मान लो कि इधर फ्लो हो रहा है करंट, नॉर्मल अपना करंट नहीं, चार्ज वाला, ये वाला नहीं, इमेजिनरी करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और करंट को हम क्या है, ये नॉर्मल करंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो करंट होता है ना, एक्चुअल में जो फ्लो हो रहा है चार्ज की वजह से,
करंट को हम कहते हैं कंडक्शन करंट। जो वायर में फ्लो होता है ना करंट, उसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। इस स्पेस में जो इमेजिनरी फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में तो हमने बहुत स्टडी किया, ओम्स लॉ और वो सब स्टडी किया। इसके बारे में स्टडी नहीं किया, तो आज हमें ये करना है, इसकी इक्वेशन और वो सब स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, बाद में इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। मोड के लिए आ सकता है तो उसका डिराइवेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो स्टेटमेंट, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, consider a parallel plate capacitor having a current source, full stop, having a current source, full stop. ये ड्रॉ करो डायग्राम। लिखिए, स्टेटमेंट लिखो। When a magnetic compass is brought near, when a magnetic compass is brought near to the conducting wire, is brought near to the conducting wire, comma, the needle deflects, which shows the presence of magnetic field, which shows the presence of magnetic field, shows the presence of shows the presence of it shows the presence of magnetic field. ठीक है, full stop. This magnetic field can be obtained. This magnetic field can be obtained by applying Ampere's law. This magnetic field can be obtained by applying Ampere's law. हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था चैप्टर में एम्पियर्स लॉ, उसकी इक्वेशन पढ़ी थी, याद हो तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू बी नॉट है। यहाँ पे ये इक्वेशन लगाओगे ना तो तुम्हें बी मिल जाएगा, जो भी मैग्नेट हो यहाँ पे मिल जाएगा एम्पियर्स लॉ। तो देखो इक्वेशन, देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखो, when magnetic compass is placed between the plates of capacitor, when magnetic compass is placed between the plates of capacitor, then also it is observed that the needle deflects, and also it is observed that the needle deflects, So there must be a magnetic field
So there must be a magnetic field even if there is no conduction current. Even if there is no conduction current. Even if there is no conduction current. ये स्टेटमेंट समझना है, जो भी हमने डिस्कस किया वही लिखवा रहा हूँ कि अगर बीच में डालोगे कंपास तो भी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब पक्का मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड देखो बीच में कोई करंट नहीं है, फिर भी क्या रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला, करंट तो है नहीं, तो किसकी वजह से बनी है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक वजह से बनी, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। और उसने और क्या बोला कि ऐसा मान लो एक इमेजिनरी करंट पास हो रहा है, उस करंट को क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट टाइम लिखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, the time varying electric field between the plate, the time varying electric field between the plate, time varying electric field between the plate is the source of magnetic field. Is the source of magnetic field. The source of magnetic field. ठीक है। अब इसमें ना ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने बोला, वो डिस्प्लेसमेंट करंट की ना इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, वो इक्वेशन है ना बोर्ड के लिए भी काम की है, कंप्यूटर पार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसका जो डिराइवेशन है वो डिराइवेशन का तरीका, एक छोटा सा डिराइवेशन है, बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं आया है पर करने में अपना कोई नुकसान नहीं है। वो डिराइवेशन है ना कॉम्पिटिटिव पार्ट में काम आएगा, वो प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो ये सिंपल ये डिराइवेशन, उस पर ध्यान देना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ठीक है, लिख लो डिराइवेशन ऑफ, इसमें ही लिखना डिराइवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिराइवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। यही केस देखते हैं, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये करंट फ्लो रहा है इधर, अब ये कैपेसिटर, ये प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, इधर प्लस क्यू ले लेते हैं, इधर माइनस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये प्लेट कौन सी है, सर्कुलर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी ना एक सरफेस इमेजिन करो, सर्कुलर सरफेस, एक सर्कुलर सरफेस है जो इनके पैरेलल है, ये प्लेट, ये दूसरी प्लेट और ये बीच में सरफेस। ठीक है, ये सरफेस क्या ले लेते हैं, एच, ये सबका एरिया सेम है, सबका एरिया सेम है। अब विजुअलाइज करो, इधर से ऐसे फील्ड पास हो रही है, फ्लक्स मिलेगा क्या, जाएगा, क्रॉस हो गया फील्ड, इधर से क्या हमें फ्लक्स मिलेगा, वो फ्लक्स हमें निकालना है। ठीक है, जो फ्लक्स कितना होगा एकदम इजीली आराम से निकालेंगे। पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये ड्रॉ कर लेना। कंसीडर अ सरफेस एस, कंसीडर अ सरफेस एस of area A, consider a surface S of area A that is parallel to the plates of the capacitor, that is parallel to the plates of the capacitor, that is parallel to the plates of the capacitor, properly diagram।
गया क्या? चलिए तो स्टेटमेंट लिखो। Let Q be the charge on the capacitor at any given time. Let Q be the charge on the capacitor. Let Q be the charge on the capacitor at any given time. ठीक है, चार्ज Q मान लेते हैं। अब देखो प्लस निकालना है, हमें मेन प्लस निकालना है। प्लस का फॉर्मूला याद है? इधर कौन सा प्लस होगा पहले तो वो बताओ, इलेक्ट्रिक प्लस या मैग्नेटिक प्लस? इलेक्ट्रिक प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट A, मतलब क्या लिख सकते हैं? E A cos थीटा। तो वो निकालना मतलब पहले क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू में लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड उतना प्लेट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is given by वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी याद है फॉर्मूला? प्लेट के बीच में कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिखो, इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? चार्ज Q बाय A होता है। इधर लिखो इसके नीचे, हियर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, हियर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल क्या लिख सकते हो? Q बाय A, सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन। बॉक्स सही मत बनाना, ये डिराइवेशन इस पे ध्यान भी देना, यहाँ प्रॉब्लम्स में काम आने वाला है ये प्रोसीजर। ठीक है, ये E आ गया। अब हमें क्या करना है? फ्लक्स निकालना है। ठीक है, क्या आगे देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the surface S will be the electric flux through the surface S will be वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अपना फॉर्मूला है E डॉट A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E A cos थीटा। लिखो पाई इक्वल क्या होगा? E डॉट A प्लस E A cos थीटा। अब देखो थीटा कैसे निकालना है? E हमने निकाल दिया, ये तो A ही है। थीटा का मतलब क्या होगा? ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, और एरिया वेक्टर, इसका एरिया A है। एरिया वेक्टर क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर होता है, उसी डायरेक्शन में। A भी उसी डायरेक्शन में, E भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होता है? 0। ठीक है ना? देखो इसके नीचे, सिंस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, since surface is perpendicular to the electric field, theta is equal to 0. Theta is equal to 0. इसका मतलब प्लस जो है पाई E वो किसके बराबर हो गया? E to पाई E इक्वल टू E की इक्वेशन में पता है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो फाइनली कितना आ गया? Q बाई एप्सिलॉन। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, अब इधर देखो, हम है ना यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि कैपेसिटर ना चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है मतलब क्या? ये Q जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब Q क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये जो लास्ट इक्वेशन लिखी पाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर Q चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। हम इधर क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? क्या आगे लिखो, हियर Q
changes with time, where Q changes with time, so its corresponding current will be, its corresponding current will be I equal to क्या होता है dq by dt, I equal to dq by dt। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी फ्लक्स वाली, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d phi e by dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 by epsilon naught dq by dt। ठीक है, तो इधर से d phi by dt इक्वल टू dq by dt क्या हो गया I अपॉन epsilon naught, तो I इक्वल टू देखो इक्वेशन मिली हमें epsilon naught d phi e by, ये जो इक्वेशन होती है ना epsilon naught into d phi by dt, इस करंट को क्या कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने क्या वो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में निकाला ना ये सब। ठीक है, तो इधर है ना ID कर, ये इक्वेशन आई इस पे बॉक्स बना है। देखिए ठीक है, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहीं पे पूछा हो तो इधर से आएगा एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। ठीक है, अब देखो इसका डेफिनेशन लिखना है, अभी हमने लिखा नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखो इस इक्वेशन पे देखो, इस डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली कहां से आ रहा है, फ्लक्स से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है ना उधर से आता है, लिखो इसके नीचे डेफिनेशन। The electric current which is induced, the electric current which is induced due to a time varying electric field, due to a time varying electric field, and hence due to time varying electric field and hence time varying electric flux, and hence time varying electric flux is called displacement current. It's called displacement current. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का ये डेफिनेशन है। ओके, इसका एसएलवी बता सकते हैं? देखो एप्सिलॉन नॉट का प्लस का होता पहले बहुत लेंथी हो जाएगा, लॉजिक से करो। ठीक है, से dq by dt से ही आ रहा है ना फाइनल इसमें, तो क्या होगा एम्पियर ही होगा। लिखो इसका एसएलवी क्या है, एम्पियर। ठीक है, ये एक इक्वेशन हम पढ़ेंगे, इसके बेस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करना है। ठीक है, एक दो पॉइंट है ना और स्टडी करने, वो भी पता है तो बाद में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लॉ हमें स्टडी करना है। ठीक है, ये पहले वो समझा देता हूँ, बाद में लिखो उसको। ये एम्पियर लॉ भी हमने देखा। एम्पियर लॉ मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम। तो हमने पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में, तो क्या था इंटीग्रेशन v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या होता है, वो करंट होता है। और अभी हमने देखा अब करंट दो टाइप के, कंडक्शन करंट भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। तो ये जो लॉ है वो किसका, एम्पियर का है।
एम्पियर ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तुम्हें नॉर्मल करंट चाहिए, मतलब ये कौन सा अपना कंडक्शन करंट काम हो जाएगा। अभी एक्सपेरिमेंट हुआ, मैक्सवेल ने बोला कि नहीं हमेशा ये नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, साथ में और क्या ऐड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो चाहिए चला नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स है, एक अपना नॉर्मल करंट और दूसरा कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इधर ध्यान रखना है कि हियर ID इक्वल टू the equation एप्सिलॉन नॉट d phi E by, ठीक है ना। ये मैक्सवेल ने करेक्शन किए, मॉडिफिकेशन किए, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। पहले जो लिखा वो सिर्फ एम्पियर लॉ, मॉडिफाई किसने किया, मैक्सवेल ने, इसलिए क्या नाम हो गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो अब हमें वो लिखना है, ठीक है। तो कोई टॉपिक नहीं है, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन भी नहीं, लॉ है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। देखो, the total current passing through any surface, the total current passing through any surface of which the closed loop is the parameter, of which the closed loop is the perimeter, मतलब boundary, which the closed loop is the perimeter, is the sum of conduction current and displacement current. The sum of conduction current and displacement current. ठीक है, ये लॉ है, ये बोर्ड के लिए मैं इनको लिखवा है, ठीक है ना। लिख लो इक्वेशन लिख। देखो ये हो गया अपना एक के पार्ट। अब बस एक लास्ट पार्ट एक लिखना है, लिखो मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वापस एक बार बता रहा हूँ। पहले सब क्या सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है। तो धीरे धीरे ये सब हमने स्टडी किया, एम्पियर्स लॉ जैसे हो गया, फैराडेज लॉ हो गया, तो वो क्या दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है, मतलब दोनों के इंटर कनेक्टेड है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इक्वेशंस बनाई, कंबाइन की, और उससे फायदा क्या हुआ, तुम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो स्टडी करना है करो, वो पूरा तुम्हें ना, ये 4 इक्वेशन है टोटल, वो 4 इक्वेशन स्टडी करो ना, उससे पूरा तुम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट स्टडी कर सकते हो, मतलब उसको कंबाइन कर दिया। इसलिए हमने क्या नाम दिया उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पूरा एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। मतलब अगर किसी ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है ना, तो किसी और ऑब्जर्वर को मैग्नेटिज्म भी दिखता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैक्सवेल क्या है, वो 4 इक्वेशन है, वो उसकी एक्चुअली डिटेल स्टडी पूरी होती है, पर वो हमें नहीं करनी है, सिलेबस में भी नहीं है। और जो बोला जिसको इंटरेस्ट हो जानना उसके बारे में, तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो देख सकते हैं, ठीक है।
बाकी 4 इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, वैसे तो पढ़ी ही हमने वो इक्वेशन, तो तुम आप इसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखो उसमें there are a set of 4 equations, they are a set of 4 equations that describe the phenomena of electromagnetism, that describe the phenomena of electromagnetism, ठीक है। उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा स्टडी करते हैं। तो 4 इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, पता होनी चाहिए, बोर्ड में भी काम का है, कंप्यूटर में पूछ सकते हैं कौन सी इक्वेशन क्या है। पहली ये इक्वेशन है, ये हमने पढ़ी हुई ऑलरेडी, ठीक है। E डॉट डी ए क्या होता है, प्लस, तो क्यू बाय एप्सिलॉन ये याद है, हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या कहते हैं इस इक्वेशन, क्या है ये, गॉस लॉ। और किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये लिखो इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। Gauss law for electricity. ठीक है। दूसरी इक्वेशन, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि एक मैग्नेट को अंदर डालोगे ना, पूरी फ्लक्स कैंसिल हो जाती है, जितनी एंटर होती है उतनी एग्जिट होती है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी क्या होता है, 0। ये दूसरी इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं, बट फॉर मैग्नेटिज्म लिखो, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तीसरी इक्वेशन जो है तो ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये तीसरी इक्वेशन, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली क्या, वो पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी के बराबर होता है, क्या कौन लो है, प्लस डी फाइव बाई डी टी ईएमएफ दे रहा है, फैराडेज लॉ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ये क्या है, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन वो भी हमने पढ़ा हुआ, एम्पियर मैक्सवेल है ना, वो लास्ट इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन बी डॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की जगह पूरी इक्वेशन डाल दो, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी, ठीक है। ये लास्ट इक्वेशन। इधर ब्रैकेट लिखना क्या, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, ये टोटल 4 इक्वेशन है, ये 4 को क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंबाइन कर लिया, इतना स्टडी कर लिया। अब हमें इसके प्रॉब्लम्स करने हैं, प्रॉब्लम्स करने मतलब कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट के प्रॉब्लम्स करने हैं। तो जो हमने इक्वेशन डिराइव की, क्या था उसका फॉर्मूला, एप्सिलॉन आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई ई बाई डी टी, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं, बाकी प्रॉब्लम अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, रेडियस ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर
radius of each plate of capacitor is 12 centimeters. Is 12 centimeters, and their separation is 5 centimeters. And their separation is 5 centimeters. Okay. The charging current is constant. Charging current is constant and equal to 0.15 amperes. Charging current is constant and equal to 0.15 amperes. ठीक है? पहले पार्ट में लिखो find capacitance and the rate of change of potential difference between the plates. Rate of change of potential difference between the plates. ठीक है? पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट में लिखो find displacement current across the plate. Find displacement current across the plate. Find displacement current across the plate. ठीक है? तीसरे पार्ट में is Kirchhoff's first rule. Is Kirchhoff's first rule valid at each plate? Is Kirchhoff's first rule valid at each plate? ठीक है? ये अपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं. देखो पहले तो डेटा लिख लेते हैं. प्लेट जो कौन सी है? सर्कुलर है. तो रेडियस दे रखा है, लिख लो डेटा. कैपिटल आर लेना है इसको. कैपिटल आर कितना है? 12. एसआई में लिखना है सब. कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 0.12 मीटर. डी कितना हो जाएगा? स्मॉल डी. सेपरेशन दिया है वो स्मॉल डी 0.05 मीटर. ठीक है? सेपरेशन और क्या दिया? वो चार्जिंग करंट मतलब कौन सा? वायर में जा रहा है वो, मतलब आईसी कितना दिया है? 0.15 एम्पियर. पहले पार्ट में कैपेसिटेंस पूछा है. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. देख लो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला. C इक्वल टू क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. ए कैसे निकालोगे? करो, कैलकुलेट करो. फोन यूज कर सकते हो, इसमें जरूरत पड़ेगी.
सी जो है कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट पता है, डी पता है, ये निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर, सब वैल्यूज निकालनी है। क्या है आंसर? -12 फेरेड, तो -12 मतलब कितना होता है? पिको फेरेड, ठीक है ना। कैपेसिटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कितना है? 8 पिको फेरेड। पहले पार्ट में और भी पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब रेट मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस तो भी है, रेट मतलब क्या? dV बाई dt, वो निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करके? इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, कैपेसिटर है क्या यूज करो? Q इक्वल टू CV लिखो, फॉर कैपेसिटर क्या होगा? Q इक्वल टू CV, तो देखो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। अगर वो डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे? dV बाई dt इक्वल टू, बोलो ये C तो कांस्टेंट है, 1/c फिर क्या होगा? dQ बाई dt। अब dQ बाई dt क्या है? तो नॉर्मल I के बराबर है, IC है ना, कंडक्शन के बराबर है, IC अपॉन C। सब वैल्यूज पता है, डाल दो। IC भी दिया हुआ है, C हमने निकाल दिया। आ रहा है क्या है आंसर? बोलो 1.875 इंटू 10⁻10 यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर फेरेड। dV बाई dt है ना, वोल्ट पर सेकंड। वो भी चलेगा पर बेटर ये है, वोल्ट पर सेकंड लिख दिया, ठीक है ना। ये क्या रेट आ गया? ये अपना पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है अक्रॉस कैपेसिटर। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये जो करंट है वो तो कंडक्शन करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब कहाँ से स्टडी करूँ? अब उसके लिए मैं प्रोसीजर बताया, करंट की इक्वेशन है आईडी अभी देखिए हमने, एप्सिलॉन नॉट d∅ बाई dt। तो इसमें जनरल अप्रोच ध्यान रखना, हर एक प्रॉब्लम में काम आएगा। पहले फील्ड निकालो, उसके बाद फ्लक्स निकालो, बाद में वो करंट की इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें पर पहले तो सरफेस चाहिए, पूरे कैपेसिटर से निकालना है तो पूरा सरफेस तो ऐसा बोलते हैं कि भाई बीच में से कुछ पार्ट से ही निकालो तो उतना ही सरफेस लेना, तो पूरे सरफेस लेंगे, ठीक है। तो ये सरफेस अपना है, इसका रेडियस कितना होगा? 12 मतलब आर ही होगा, ठीक है। कभी ड्रॉ करो,
देखो field between the plate, field between the plate, field between the plate कितनी आएगी? फील्ड का फॉर्मूला याद है? इक्वल टू इसमें क्या था? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, देखो इक्वल टू क्यू बाई ए, सॉरी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? ये फील्ड है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इससे क्या करना है? फ्लक्स निकालना है। इससे देखो फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ई ए कॉस थीटा, इधर थीटा बोल होगा, तो कॉस क्या हो जाएगा? 1, तो पाई इक्वल टू ई ए, इधर इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो भाई, कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो पाई इक्वल टू ई की वजह से सब्स्टिट्यूट कर दो, एरिया तो यही रहेगा, क्या आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पाई ई ए, फ्लक्स निकाल दिया हमने, पाई ई कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। अब फाइनली क्या करनी है? वो इक्वेशन लगानी है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? इसके आगे लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आई डी इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, मतलब इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ क्या? ये पाई कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो आई डी किसके बराबर आया? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर? आई सी, और आई सी हमें पता है कितना है? 0.15 एम्पीयर, 0.15 एम्पीयर। देखिए ओके, ये दूसरा पार्ट अपना हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल दिया। लास्ट पार्ट बचा है, क्या है लास्ट पार्ट? किरचॉफ फर्स्ट रूल मतलब टोटल करंट वाला, हर जगह टोटल करंट क्या सेम रहना चाहिए। तो इसमें देखो क्या स्टडी करना है? प्लेट के पहले और प्लेट के अंदर वो स्टडी करना है। प्लेट के बाहर अगर मैं देखूं तो कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। तो आईसी कितना है? 0.15, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? 0। टोटल करंट मतलब क्या? दोनों का एडिशन होता है, तो कितना होगा? 0.15 प्लस 0 कितना होगा? 0.15। अब एक बार अंदर स्टडी करो, अंदर आईसी 0 होगा, बिल्कुल बाहर बाहर कुछ नहीं। आईडी कितना होगा? 0.15, तो टोटल करंट कितना होगा? 0.15। पहले भी उतना है, अंदर भी उतना है, मतलब क्या है? वो मेंटेन रहा, तो उसको क्या कहते हैं? नेट करंट क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, मतलब क्या है? वैलिड, उसको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लिखो थर्ड पार्ट में, फॉर द रीजन आउटसाइड द प्लेट, फॉर द रीजन आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फॉर द रीजन आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, IC equal to 0.15 ampere, IC equal to 0.15 ampere, ID equal to 0, ID equal to 0. So net current, I equal to 0.15 ampere. So net current I equal to 0.15, I equal to 0.15 एम्पियर, ठीक है? ये हो गया। अब सेम को उसके लिए लिखना है, फॉर द रीजन इनसाइड द प्लेट, फॉर द रीजन इनसाइड द प्लेट, ID
equal to 0.15 ampere. ID equal to 0.15 ampere and IC equal to 0 and IC equal to 0. So net current I equal to 0.15 ampere. Net current I equal to 0.15 एम्पियर। ठीक है, मतलब क्या सेम रहा तो उसको क्या कहते हैं स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है ना। लिखो हियर द नेट करंट इज सेम, हियर द नेट करंट इज सेम outside as well as inside the capacitor. Your net current is same outside as well as inside the capacitor plate. Capacitor plate, which shows that Kirchhoff's first rule is valid. Shows that Kirchhoff's first rule is valid. Kirchhoff's first rule is valid. ठीक है, ओके। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a capacitor has circular plate. A capacitor has circular plate of radius capital R, of radius capital R, and the conduction current is I, and the conduction current is I. The conduction current is I. Find magnetic field. Find magnetic field at a distance smaller. Find magnetic field at a distance smaller from the axis of the plates of capacitor. Distance smaller from the axis of the plate of the capacitor. इसमें वो डायग्राम समझा देता हूँ। ये अपना कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें कंडक्शन करंट ये आई दिया हुआ है। ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है, इसकी एक्सिस है। एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट है P, मान लो ये पॉइंट P जो है वो क्या आर डिस्टेंस है। तो इधर तुम्हें क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और बिल्कुल आ ही सकती है ना। अभी हमने देखा वो फील्ड है यार, तो इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, कंपास डालो डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। मुझे इतना बस करके दो, इधर से डिस्प्लेसमेंट करंट जा सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हें निकालना है। अब ये जो निकालना है ना, ये पूरे सरफेस से निकालना है, ये हर जगह से पास हो रहा है। अब हमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है पूरे सरफेस से नहीं निकालना है, कितने पार्ट से निकालोगे? कितने पार्ट का, स्मॉलर वाले का रेडियस का वो सर्कल बना, ये सरफेस है, इतने पार्ट से ही तुम्हें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं प्रोसीजर बताया, क्या करना है, पहले इधर फील्ड निकालो, उसके बाद इसमें से फ्लक्स निकालो, बाद में वो इक्वेशन यूज आईडी। कितना ट्राई करो, डिस्प्लेसमेंट करंट मुझे निकालते हो। ड्रॉ कर लो डायग्राम, निकालते हो।
मैंने फील्ड निकाले, फिर तो वही होगी Q A बाई एप्सिलॉन नॉट। पर इधर A कितना होगा? इधर A क्या आएगा? पूरी प्लेट का, इधर पूरी प्लेट का एरिया होता है, ठीक है। चार्ज क्योंकि हर जगह फैला है, तो इधर क्या आएगा? पाई कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड आ गई। अब क्या चाहिए हमें? फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो क्या होगा? EA लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब इधर A ध्यान रखना है, ठीक है, जिनको क्लिक हो गया, ठीक है। इधर जो A होता है ना, वो सरफेस का एरिया होता है, तो मैं कुछ A डैश लिख रहा हूँ। तो E जो है वो क्या होगा? Q पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A डैश और इस सरफेस का एरिया वो कितना होगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? Q स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये अपना फ्लक्स है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लगाते हैं। ID से दिया हुआ एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt मतलब d बाई dt हो Q स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इधर चलो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो गया। स्मॉल r कैपिटल R कांस्टेंट है, dq बाई dt, dq बाई dt आपका कंडक्शन करंट है। तो ID कितना आ गया? R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इनटू इस पे बॉक्स बना के डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? वो एम्पियर लॉ लगा है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, उधर से आता है, ठीक है। कभी भी ऐसा पूछो अंदर फील्ड निकालना, एम्पियर मैक्सवेल लॉ लगाना, ठीक है। तो वो लगाते हैं, एकदम इजीली हो जाएगा। लिखो इसके आगे, अप्लाइंग एम्पियर मैक्सवेल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर मैक्सवेल लॉ ऑन द पेरीमीटर ऑफ द सरफेस, applying Ampere Maxwell law on the perimeter of surface। तो देखो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ मैंने लिख लिया है। सरफेस पेरीमीटर तो इस बाउंड्री पे इधर, तो देखो ये तो सिमेट्री है, तो B तो सेम रहेगा। तो B में बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू नॉट। IC क्या होगा? ये हम कहाँ पे लगा रहे हैं? प्लेट के बीच में लगा रहे हैं, तो IC क्या होगा? जीरो, कोई IC नहीं होगा, ठीक है। वो IC बाहर है, अंदर IC 0 है। ID अपना निकल चुका है, बट यहाँ पे अभी ID लिख रहा हूँ मैं। B को ऐसा ही रखते हैं। ये इसका बताओ, चलो dl का इंटीग्रेशन, dl का स्मॉल इधर, dl का मतलब क्या है? पेरीमीटर का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो कितना होगा? 2 पाई स्मॉल r म्यू नॉट ऐसा ही रखो।
आईडी अपना आ चुका है क्या? आईडी स्मॉल आर स्क्वायर आई कैपिटल आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट आर आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इस पे बॉक्स बना, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ये ध्यान रखना, ये है ना एनसीईआरटी में भले दिया ना हो, एक्चुअली तो कॉम्पिटिटिव लेवल का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी का है, उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी का है, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, the plate radius capital R equal to 6 centimeters, capital R equal to 6 centimeters, capacitance C equal to 100 picofarad, 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply, with frequency 230 volt AC supply with frequency 300 radian per second, 300 radian per second, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। पहले बात में लिखो, find RMS value of conduction current, find RMS value of conduction current। दूसरे पार्ट में लिखो, find amplitude of magnetic field, find amplitude of magnetic field at 3 centimeters from the axis, between the plates, ठीक है। देखो इसमें पहले तो डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल आर लिखो, सब ऐसा ही तो लिखो, कैपिटल आर कितना होगा 0.06 मीटर, पी तो दिया ही हुआ है 100 पिकोफैरेड, और क्या क्या है बताओ। 230 वोल्ट मतलब कौन सा वोल्ट लिया है? VRMS, देखो VRMS कितना दिया हुआ है, VRMS 230 वोल्ट, और ओमेगा ये है, कैसे पता चलो, रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। ओमेगा कितना दिया हुआ है 300 रेडियन पर सेकंड, ये इतना डेटा दिया हुआ है। पहले पार्ट में आरएमएस वैल्यू पूछिए, कंडक्शन करंट मतलब उसमें नॉर्मल करंट की आरएमएस वैल्यू पूछिए, मतलब ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन हो गया।
कहाँ से निकलेगा IRMS इक्वल टू बोलो कौन सी इक्वेशन VRMS बाय XC Z लिखने की जरूरत नहीं है इधर सिर्फ कैपेसिटर ही है तो क्या लिखोगे XC लिख लो IRMS इक्वल टू VRMS बाय XC XC कहाँ से है 1 बाय ओमेगा C कर लो कैलकुलेट पूरा सॉल्व करो वैल्यूज दे रखी है इसमें ये IRMS ठीक है VRMS बाय XC और क्या लिख सकते हैं VRMS 1 बाय ओमेगा C तो IRMS क्या गया VRMS इंटू ओमेगा C सब वैल्यूज दे रखी है 6.9 into 10 to the 230 है ये 300 है 300 पिको फेरेड 10 to the 12 कितना रही 6.9 माइक्रो 6.9 माइक्रो एम्पियर कितना करंट आ गया ठीक है 6.9 माइक्रो ये पहला पार्ट होगा दूसरे पार्ट में क्या पूछा है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना और कहाँ पे निकालनी है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस अब इसको बताओ कैसे निकालोगे लास्ट प्रॉब्लम में हमने डिराइव किया ना ठीक है लिखो स्टेटमेंट लिखो एनसीईआरटी का है लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज गिवन बाय magnetic field at the axis is given by क्या फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट R I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर ये फॉर्मूला था अब देखो इसमें इधर जो I है वो कौन सा होता है RMS मैं क्वेश्चन में पढ़ो एम्पलीट्यूड पूछा है मैग्नीट्यूड क्या एम्पलीट्यूड निकालना है एम्पलीट्यूड मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ये मैक्सिमम कब होगा जब करंट को मैक्सिमम ठीक है तो इसके जैसे लिखो व्हेन करंट इज मैक्सिमम when current is maximum bracket लिखो I naught when current is maximum okay bracket I naught so magnetic field will also be maximum magnetic field will also be maximum so magnetic field क्या हो जाएगा देखो B max चाहिए तो म्यू नॉट स्मॉल r I नॉट अपॉन 2 पाई r स्क्वायर I नॉट कैसे निकल क्या होगा IRMS इनटू रूट 2 अपॉन 2 पाई r स्क्वायर अब तो वैल्यूज पता है मोलर के तो वैल्यूज पता है डाल दो
कैलकुलेटर यूज कर लो चाहिए तो को कितना आ रहा है बोलो 16.2 इको टेस्ला ठीक है। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइट, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला ये लगा सकते हो, ठीक है ना, ये वाला एनसीईआरटी में ध्यान रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस स्टेटमेंट ढंग से लिखना, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो ट्राई करो, एनसीईआरटी में नहीं है, ये अलग से दे रहा हूँ। लिखो चार्ज Q is moving perpendicularly. Charge Q is moving perpendicularly to a small surface, S, of area A, with constant speed V. Find displacement current through the surface. When the charge is at a distance, x from the surface. ठीक है। देखो इसका डायग्राम कैसा होगा, ये ट्राई खुद ही करना है, बस इसमें डायग्राम बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। ये चार्ज है और यहाँ पे ऐसा सरफेस है जो परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, ये चार्ज है परपेंडिकुलर v स्पीड, ये डिस्टेंस दे रखा है x। तो इधर से क्या डिस्प्लेसमेंट करंट निकलना है, उसका प्रोसीजर बताया मैंने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद फ्लक्स और बाद में उसकी इक्वेशन, ठीक है। करो ट्राई।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन यूज मत करना, वो कैपेसिटर का होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज का निकालना है, तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? एक बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा? एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब फ्लक्स जो है फाई ई, वो क्या होगा? डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। देखो विजुअलाइज करो, ऐसे फील्ड ऐसे ही पास होगी ना, और छोटा सरफेस है, जैसे परपेंडिकुलरली होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू ई हमें पता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ए कितना होगा? तो इसका एरिया ए ही दिया हुआ है, तो फ्लक्स होगा। अब इसकी इक्वेशन लगाओ, तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi by dt epsilon naught d by dt of kqa on x square। एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रखा। देखो इधर क्या क्या कांस्टेंट है, k q a सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो d by dt of 1 by x square। देखो एप्सिलॉन को ऐसे ही रखना है, q और a को भी ऐसा रख रहा हूं मैं। k का फॉर्मूला याद है? k को क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो उसको यहाँ पे डाल दिया। इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस को जब इनको मैग्नीट्यूड से मतलब है, q by x क्यूब। साथ में क्या लिखना होता है? dx by dt। तो फाइनली देखो आ गया आंसर, एप्सिलॉन कैंसिल, QA ये 2 भी एक कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 पाई x क्यूब dx by dt। तो dx by dt का होता है यहाँ पे क्या होगा? ये क्या आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट करंट। हो गया? ये क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट का है ना, ये भी एक क्वेश्चन था, ये कंपेटिटिव पार्ट का था, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ऐसे के अलग अलग टाइप के इसमें चांसेस कम है। मेन तो जो आता है ना, वो हमने जो लास्ट क्लास में किया ना, वो प्रॉब्लम था, क्वेश्चन बहुत कम है। ठीक है, ये अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, हाँ, ये इस बार की टेस्ट में कैसे बताओ, कोई ऐसा नहीं है ना जो डाउट हो, मतलब डाउट आए ऊपर कुछ गलत लगा हो, या फिर ऐसे वो बोनस टाइप कुछ डेटा नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं आया। मैंने एक बार रिव्यू कर लिया। और ये जो नेक्स्ट टेस्ट होगी इसमें सिर्फ EM होगा, सिर्फ EM। ठीक है, ये ऑप्टिक्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, अब दूसरा पार्ट NCERT मतलब स्टार्ट होगा। एक दो चैप्टर और बड़े हैं, बाकी सब छोटे चैप्टर फटाफट हो जाए।